एक आप कह सकते हैं कि बहुत ही निथरी किस्म की चीज से होता है, जो कि अ, जो जो ऑब्जर्वेशन के रूप में, सूत्रीकरण के रूप में, नतीजे निकालने के रूप में जो सहज विज्ञान का गुण है, वो हमारे सामने कम होता जाता है। बहुत अ, बड़े पैमाने पर कहा जाए कि बिग साइंस से हमारा सामना होने लगता है, जिसमें बहुत पैसा लगा रहता है, बहुत धन लगा रहता है। बहुत सारे ऐसे यंत्र उसमें, और बहुत ऐसा स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है जो हमसे बहुत अपरिचित होता है, जिसके बारे में हम ज्यादा कुछ जानते नहीं हैं। तो बचपन में जैसे हर किसी की ये इच्छा होती है कि उसको क्या बनना है, क्या नहीं बनना है। तो नॉवेल वगैरह पढ़ के जो एक होता है कि जो साइंटिस्ट बहुत खास चीज होता है, तो साइंटिस्ट बनना है, साइंटिस्ट बनेंगे, ऐसा सोचता था। तो ये कुछ समय बाद धीरे धीरे पता चला एक एक गांव के लड़के को कि साइंटिस्ट बनना बहुत धन की और बहुत सारी चीजों की मांग करता है, और जहाँ पर एक अखबार मिलना ही बहुत ही दुर्लभ है, वहाँ साइंटिस्ट बनना वो एक टेढ़ा काम है। कुछ एक चीजें कर सकते हैं, लेकिन बाकी चीजें बहुत नहीं की जा सकती। तो फिर धीरे धीरे अपनी रुचियां मैंने ऐसी चीज जो जो कागज और कलम से हो सकती है, मतलब गणित की तरफ पूरी तरह शिफ्ट कर लिया। और गणित में ही फोकस करके बीएससी में जब मैं था, बीएससी पार्ट 1 में ही, उस समय मेरा एक मैथमेटिक्स में एक पेपर पब्लिश हुआ, जो मेरे लिए बहुत गौरव का विषय है। पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कि वो कितना महत्वपूर्ण, कितनी मौलिक खोज वो रही होगी, लेकिन उसका शीर्षक था, जो कि मेरे प्रोफेसर ने ही उसको टाइप किया था, वो था कि एन अलजेब्राइक ट्रीटाइज ऑन फाइंडिंग nth रूट ऑफ एनी नंबर। किसी भी संख्या का nवां या कोई भी मूल निकालने का एक बीजगणितीय तरीका, ऐसा करके बीएससी पार्ट 1 में मेरा एक पेपर पब्लिश हुआ। तो गणित में ही मैं रह गया और गणित में पढ़ाई वढ़ाई किया। लेकिन गणित चूंकि विज्ञान की एक भाषा है, तो अगर आप की गणित में थोड़ी गति है, तो आपको विज्ञान के तर्क समझ में आते हैं, और एटलीस्ट विज्ञान को आप परिकथा की तरह से देखना बंद कर देते हैं। बहुत बाद में जयंत नार्लिकर जी से एक बार मेरी मुलाकात हुई और बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझसे ये सवाल किया कि चंद्रभूषण, एक चीज बताइए कि ये हिंदी में जो भी विज्ञान लेखन होता है, वो सब परिकथा जैसा क्यों लगने लगता है। तो मैं क्या कहता, और वो खुद भी फिक्शन के इतने बड़े राइटर थे, बहुत अच्छा फिक्शन लिखते थे, प्रोफेसर जयंत नार्लिकर। और बीएचयू से उनकी पढ़ाई हुई थी। अनंत कुमार सर जानते ही होंगे उनको बहुत अच्छी तरह से। तो ये एक चीज रही है शुरू से। और सारे अपने मित्रों के, चाहे वो हम उम्र हो, चाहे अपने पीछे जो नए लोग हों, सबसे मेरा ये निवेदन रहता है कि देखिए, परिकथा बहुत काम की चीज है। वो फ्लाइट ऑफ फैंसी, और कैसे अपना अपना अपनी उड़ान भरी जाए, कैसे बादलों में चेहरा देखा जाए, ये एक हमेशा बड़ी बात होती है। लेकिन उस सब चीज के अलावा जो 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 मेजरिंग जो साइंस होता है, चीज को समझना, छोटे बड़े की बात हो रही है, तो कोई चीज कितनी छोटी है या कितनी बड़ी है, यह धारणा दिमाग में रखना, ऐसी नाप रखना, जैसे 100 मीटर कितनी दूरी है, ये दिमाग में रखना कि 100 मीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, 10 मीटर कितनी दूरी है, मेरा जो फ्लैट का जो बाहरी हिस्सा है वो 6.25 मीटर है। तो अगर कोई कहता है कि इतना मीटर ये जगह हुई, तो मेरे दिमाग में अंदाजा, मैं तुरंत ये बनाता हूँ कि इसका कितना गुना होगा।
या फिर 1 किलोमीटर कितनी दूरी है, उसी तरह से 1 लाइट ईयर कितनी दूरी है, या 1 किलोग्राम कितना वजन होता है, या फिर जैसे अभी जो कोरोना वायरस आया था तो बाकी लोग और चीजों में लगे हुए थे, लेकिन पहली चीज मैंने यह जानने का प्रयास किया कि वो कितना बड़ा होता है, उसका साइज क्या होता है वायरस का, यानी उसकी धुएं से समतुल्यता हो सकती है या धूल से समतुल्यता हो सकती है, या बैक्टीरिया से समतुल्यता उसकी क्या हो सकती है, या बैक्टीरिया से कितना छोटा या बड़ा ये है। ये जो मेजरिंग साइंस है, ये जो मेजरमेंट का जो आइडिया है, ये सिर्फ किसी एक विज्ञान से नहीं जुड़ा है, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, हर चीज में एक मेजरमेंट का एक आइडिया रखना ये बहुत जरूरी है, जिसके जरिए आपको चीजें समझ में आती हैं कि भाई कोई उपग्रह है तो वो उपग्रह कितना बड़ा है, कोई किसी पिंड के बारे में बात हो रही है, मान लीजिए ब्लैक होल के बारे में बात हो रही है, और आप ये कह रहे हैं कि वो 6000 सूर्यों के बराबर उसका वजन है, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि एक सूर्य का वजन कितना होता है। तो आपको अंदाजा होता है कि एक सूर्य का वजन जो है धरती का लगभग 10 लाख गुना जैसे वजन है, तो आप ये मान के चलते हैं कि उसका कितना वजन होगा, आपको थोड़ा सेंस उसका रहता है। तो ये एक चीज रही है जिसके जरिए कोई भी सूचना अगर आ रही है विज्ञान से जुड़ी हुई, तो उसको उस सूचना को ठीक से समझना कि वो क्या चीज कवि कह क्या रहा है, जो बात हो रही है वो उसका मतलब क्या है, उसको विभिन्न चीजों के कंपैरिजन में देखना और उस पर काम करना। आप ये करते हैं कि आप एक बार बैठ के अगर पूरी किताब अगर आप लिखना चाहें कि जो भी ब्रेक थ्रू हैं आप सारे के सारे लिख डालेंगे, तो यह तो काम कभी नहीं होगा, जीवन में आप कभी नहीं कर सकते हैं। आपको ये करना होता है कि आपको एक एक कौर खाना होता है, एक एक चीजें आती हैं उस पर आप काम करते रहते हैं, लेकिन लौटना जरूरी है। आपने एक चीज पर काम किया तो उसको छोड़ नहीं देना, उस पर वापस लौटना, जब भी कोई खबर आती है उसको रिवाइज करना, और जब आप उसको पुस्तक रूप में ले आ रहे हैं, मान लीजिए एक लेख आपका छप गया, लेकिन अगर पुस्तक रूप में ले आ रहे हैं तो दो काम करने बहुत जरूरी होते हैं। एक तो यह कि आप लेख में तो आप ये चीज चल जाती है कि कोई जटिल चीज भी एकाध चल जाती है, लेकिन अगर आप पुस्तक रूप में ला रहे हैं और कोई चीज ये है कि आप उस उतना नहीं अफोर्ड कर सकते कि जहां पर उसका जिक्र आ गया पूरा डिटेल बता दें, तो संक्षेप में कुछ उसके बारे में अलग से बॉक्स बना के बता दें कि ये चीज क्या है, ये चीज अलग से कर दें। और सबसे बड़ा जो काम बनता है कि एक चीज को उसके उसके उस, उससे अंतर्दृष्टि इंसाइट कैसे निकले। विज्ञान के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि चीजें पुरानी पड़ जाती है। आपने एक तारीख पर कोई चीज लिखा और उसको 5 साल बाद आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि अरे ये तो कितना साल पहले की चीज है, इसको क्या पढ़ना है, ये तो चीजें बहुत आगे जा चुकी हैं वहां से। तो जो साइंस का जो लिखने वाला है वो उसके इंसाइट पर काम करता है, उसके भीतर एक कोई ऐसी चीज जो कि बाद में भी समझ दे सके। अगर आप डार्विन की अगर आप ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पढ़ते हैं, उसको उसको आए 250 साल हो गया, आज भी आप पढ़ते हैं तो आपको इंसाइट मिलती है कि किसी चीज को कैसे देखा जाए, कोई भी जंतु है या कोई भी चीज है उसके अगल बगल का और कौन सा जंतु है उसके साथ में रख के उसको देखा जाए और समझा जाए कि ये यहाँ से यहाँ तक क्या कोई यात्रा है इस जीव से यहाँ तक की। तो ये इंसाइट निकालना किसी चीज से ये एक बहुत बड़ी चुनौती एक विज्ञान लेखक के सामने होती है, जो विज्ञान पर काम करता है कि कैसे इंसाइट निकाला जाए। और इंसाइट मित्रों आती है एक ही चीज से कि आप उसको टाइम और स्पेस में कैसे अवस्थित करते हैं किसी चीज को। अगर अगर कोई व्यक्ति पढ़ने वाला अगर उसको टाइम स्पेस के साथ नहीं जोड़ के देख सका, उसका ओड़ पेड़ जिसको बोलते हैं उसके संदर्भों में नहीं अगर देख सका,
तो उसको इंसाइट उसमें नहीं मिलेगी। तो ये एक बड़ी चुनौती है इंसाइट की। किताब का कवर आप लोगों ने देखा है, तो मैं किताब लेकर तो अभी यहाँ नहीं बैठा हूँ, लेकिन मोटे तौर पर जो किताब की जो पुस्तक योजना है, वो मैं बता सकता हूँ कि ये क्या हो रहा है, ये सामने क्या हो रहा है मेरे बहुत सारी चीजें हो रही हैं। किताब को शो कर रहे हैं, आपके बुक को। ठीक है। तो जो किताब की जो योजना है, तो उसका सबसे पहला जो हिस्सा है वो अंतरिक्ष से जुड़ी हुई चीजें हैं। आप ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा रुचि से जो चीजें पढ़ी जाती हैं वो अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ी हुई चीजें पढ़ी जाती हैं। और ये भी होता है कि साइंस के जो सबसे जो बेसिक ऑब्जर्वेशन भी हैं वो तारों के, ग्रहों, उपग्रहों के। और ये कितना चकित करने वाली बात है। मैं कभी कभी सोचता हूँ आर्यभट्ट के बारे में, वराहमिहिर के बारे में, जबकि कोई टेलीस्कोप नहीं था, कुछ नहीं था। गैलीलियो को तो आप मानते हैं कि भाई ये टेलीस्कोप की संतानें हैं, टेलीस्कोप आ गया एक लेवल का, उसको डेवलप किया और बृहस्पति का अध्ययन करते हुए एक विचित्र नतीजे पर पहुंचे कि सारी चीजें पृथ्वी के इर्द गिर्द नहीं घूमती हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो दूसरे ग्रहों के इर्द गिर्द भी घूमती हैं, जहां से कि हेलियोसेंट्रिक थियरी को मजबूत करने की शुरुआत होती है। लेकिन भारत में जो लोग भी अध्येता थे, आर्यभट्ट, वराहमिहिर और दूसरे बहुत सारे लोग, वो बांस की नलियों से उन्होंने ऑब्जर्व किया सारे जो ग्रहों का जो मूवमेंट है। ग्रहों का मूवमेंट मित्रों बहुत ही जटिल होता है, बहुत ही जटिल। आप कागज पर पढ़ते हैं तो ऐसे गोल गोल 8-9 घेरे दिखते हैं, लेकिन ग्रहों का जो ऑब्जर्वेशन जो करना होता है वो इस तरह से गोल गोल घेरे के रूप में तो होता नहीं। एक ही पिंड आगे पीछे जाता है जिसका अध्ययन आपको करना होता है। तो कैसे लोग पढ़ते रहे होंगे ग्रहों को, उनकी चाल को, ये मुझे बहुत ही चकित करता है। और इसका आनंद लेने के लिए कभी बैठ के किसी एक ग्रह को, आमतौर पर शुक्र ही सबसे ज्यादा दिखाई देता है, आप शुक्र के मूवमेंट्स ऑब्जर्व करिए सिर्फ, क्योंकि शुक्र जो है शाम को ही थोड़ी देर दिखता है और उसके बाद फिर सवेरे दिखता है। सवेरे वो 5 बजे के लगभग दिखता है और शाम को 7, 7:30 के बाद अक्सर नहीं दिखता, बहुत कम ही कभी कभी दिखता है, किसी किसी समय में दिखता है। तो उससे अंदाजा होगा कि कितना कठिन रहा होगा और वो अध्ययन लोग करते थे। तो पहला वाला जो हिस्सा है किताब का, वो अंतरिक्ष पर केंद्रित है और उसकी बहुत सारी जो ऐसी नई चीजें हैं जिसकी तरफ लोगों का बहुत अभी ध्यान नहीं गया है, उन चीजों पर इसमें बात की गई है। मसलन पहला ही जो इसका चैप्टर है, एक तारा बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है कि उसकी जो उम्र है वो ब्रह्मांड की जो उम्र पूरी निकलती है उससे ज्यादा निकल जाती है। बार बार जो भी मेजरमेंट्स आते हैं, और वो बहुत दूर का तारा नहीं है, मतलब जितने दूर तक आप बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स में अभी देख सकते हैं, लगभग 13 बिलियन, 13 अरब प्रकाश वर्ष दूर तक ऑब्जर्वेशंस हो सकते हैं, सेकेंडरी ऑब्जर्वेशंस अभी तक। लेकिन ये उतना दूर का तारा नहीं है, ये कुछ करोड़ प्रकाश वर्ष दूर का ही तारा है। और उसकी उम्र पूरे ब्रह्मांड की उम्र से ज्यादा निकल जाती है। तो ये एक टेढ़ी चीज है जिस जिस पहले चैप्टर से इसकी शुरुआत हुई है। ये किसी के मन में ये सवाल होगा कि तारे की उम्र कैसे कैसे नापी जाती है।
ये बहुत दिलचस्प शास्त्र है। इसके बारे में मैं बाद में बात कर लूंगा अगर किसी को पूछना हुआ तो। लेकिन अभी मैं उसमें जाऊंगा तो बाकी चीजें भटक जाएंगी। तो एक ये है, फिर उसके बाद जैसे अभी कुछ समय पहले बृहस्पति के ऑब्जर्वेशंस लिए गए और उसमें ये पता चला कि उसके जो दोनों ध्रुव हैं उसमें माने पंचकोणीय आकृति में तूफान, 5 तूफान मौजूद है। या फिर एक सबसे बड़ी जो चीज है कि बृहस्पति, चूंकि हम लोगों को पता है कि एक गैसीय ग्रह है, बृहस्पति भी और शनि भी ये गैसीय ग्रह हैं। लेकिन क्या इस ग्रह में अगर कोई चीज गिरे, अगर भीतर जाए, तो इसका कहीं पर कोई सॉलिड कोर भी है या नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इसको लेकर कुछ ऑब्जर्वेशंस हुए हैं। इस पर हैं चीजें। चंद्रमा को लेकर 2-3 लेख हैं इसमें। किताब तो इसके पहले आ गई थी जब चंद्रयान 3 गया था, उसके पहले आ गई थी, इसलिए उसको तो नहीं कवर कर पाए। लेकिन कुछ एक दिलचस्प चीजें हैं चंद्रमा को लेके। जैसे एक ये कि चंद्रमा की गंध क्या है। अब जैसा कि शुरू में मैं कह रहा था कि बेसिक जो विज्ञान है, जो आपकी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनसे लिए जाने वाले प्रेक्षण ही बुनियादी विज्ञान है। किसी चीज का स्पर्श कैसा कैसा है, उसकी गंध कैसी है, उसका स्वाद कैसा है, उसकी क्या कोई आवाज है उसमें, या फिर जैसे टन मारने पर टन करती है या खट करती है। ये एक बहुत बेसिक ऑब्जर्वेशन है। तो चंद्रमा को लेकर आपको आश्चर्य होगा कि बेसिक ऑब्जर्वेशन, चंद्रमा पर गए 8 टोटल लैंडिंग हुई चंद्रमा पर अपोलो की, लोग उतरे, लेकिन चंद्रमा को लेकर बेसिक ऑब्जर्वेशन बहुत कम है, नहीं के बराबर। एक श्मिट करके थे, वो भूगर्भ शास्त्री थे, एकमात्र वही वैज्ञानिक गए। बाकी सारे लोग जो भी चंद्रमा पर गए वो सारे के सारे अमेरिकन एयरफोर्स के लोग थे, एक भी उसमें वैज्ञानिक नहीं था। सिर्फ श्मिट गए और उन्होंने बेसिक ऑब्जर्वेशंस, जो जो होता है कि मतलब जो गर्म होता है तो किस हिसाब से गर्म होता है, इसका भी अध्ययन, जो हीट कंडक्टिविटी है, चंद्रमा की हीट कंडक्टिविटी का अध्ययन अभी तक नहीं किया जा सका है। ये चंद्रयान 3 जो है उसने हीट कंडक्टिविटी का स्टडी किया कि एक 10 सेंटीमीटर की एक कील गाड़ दिया और उसके हर पॉइंट पर सेंसर्स लगे हुए हैं, और ये पता चले कि दिन में जो तापमान है वो किस हिसाब से बढ़ता है। तो ये एक बेसिक ऑब्जर्वेशन है। लेकिन जो श्मिट के जो ऑब्जर्वेशंस थे उसमें एक गंध का भी ऑब्जर्वेशन था, लेकिन उसको सिद्ध करने का कोई तरीका नहीं खोजा जा सका। जो लोगों की राय थी, एक राय ये थी कि भाई वो जंग लगे हुए लोहे जैसी गंध आती है चंद्रमा की। अब आप चंद्रमा पे हवा तो है नहीं, तो गंध कैसे लगे। तो आप ये कि आप धूल आप उठाए और ले जाकर भीतर आप सूंघे उसको और आप ये अंदाजा लगाए कि ये कैसी गंध है। तो किसी का कहना था कि ये जंग लगे लोहे जैसी गंध है, किसी का कहना था कि जो कार्बाइन छोड़ने पर जो तुरंत जो गंध आती है ये वो गंध है। क्योंकि ये सारे एयरफोर्स के लोग थे और ये बंदूक छोड़ना और उसकी जो गंध है वो उनके लिए बहुत ही कॉमन सी गंध थी। तो उन लोगों का ये कहना था कि ये उस तरह की गंध है जो कार्बाइन छोड़ने पर जो गंध आती है। लेकिन वहां से जो सैंपल्स लेकर आए, उन सैंपल्स में कोई गंध नहीं थी, जीरो स्मेल थी। इसलिए कि सैंपल्स के पैकिंग ठीक से नहीं हो पाई। जो पैक किया उन्होंने, जैसा कि आपको पता है कि चंद्रमा पर जैसे अपने यहाँ धूल होती है उस तरह धूल नहीं होती।
चंद्रमा पर या किसी भी अंतरिक्षीय पिंड जो अभी तक खोजे गए हैं, तो इस अर्थ में, क्ले के अर्थ में, मिट्टी के अर्थ में धूल नहीं है वहां, उसको रिगोलिथ बोलते हैं। जो जो क्ले वाली, जो मिट्टी वाली जो धूल होती है, वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस का नतीजा है, जो कि आप अरबों साल की बायोलॉजिकल प्रोसेस में उसमें बहुत बेसिक बदलाव आया है। बायोलॉजिकल प्रोसेस वो पौधों के जरिए हो सकती है, जीवाणुओं के जरिए हो सकती है, दूसरे तरीकों से। जिन पिंडों पर एक भी जीवाणु नहीं है, क्योंकि धरती से बाहर कहीं एक भी बैक्टीरिया तो अब तक खोजा नहीं जा सका, इवन वायरस भी अभी तक, वायरस का डर रहता है कि बाहर से वायरस आ सकते हैं, लेकिन वायरस कोई बाहर से अभी तक खोजा नहीं जा सका है। तो जो धूल है वहां की, वो चूंकि रिगोलिथ है, तो वो पीसे हुए शीशे जैसा उसका टेक्सचर होता है। जैसे पतंग के मंझे पर जो पिसा हुआ शीशा लगा दिया जाता है, जिससे लोगों का गला कट जाता है चीनी मंझे से, अभी मोटरसाइकिल के इसमें, ये उस तरह का टेक्सचर होता है। और जो भी उन्होंने ढक्कन लगाए थे उसके ऊपर, शीशियों के ऊपर, उन पे, उन ढक्कनों में उसने बारीक छेद कर दिया, जिससे धरती पर आने के बाद उन पे ह्यूमिडिटी पहुंच गई धरती की, और जो स्मेल है वो स्मेल गायब हो गई। तो ये चंद्रमा की गंध को लेकर एक आर्टिकल है। ब्लैक होल्स को लेकर कई आर्टिकल हैं, और जो सौरमंडल के जो विविध सदस्य हैं उनके किसी विशिष्ट पहलू को लेकर, जैसे शनि के छल्लों को लेकर आर्टिकल है उसमें। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि हमको लगता है कि जैसे शनि के छल्ले, वो जितना पुराना सौरमंडल है उतने ही पुराने शनि के छल्ले भी होंगे, लेकिन जो शनि के छल्लों के बारे में उनकी उम्र का जो अंदाजा लगाया गया, तो पता चला कि वो 1-2 करोड़ साल पुराने हैं, बहुत पुराने नहीं है। वो ऐसा लगता है कि कोई सैटेलाइट था शनि का, वो टूट के, पिस के, और वो धूल जैसा होके वो फैल गया, और वो बहुत बड़े एरिया में फैल गया, और वो देखने में ऐसा लगता है कि वो शनि का मूल हिस्सा है, वो शनि के साथ ही बना है। अभी कुछ ही समय पहले, 5-6 साल पहले, यूरेनस की भी रिंग्स देखी गई। यानी ये छल्ले होना कोई यूनिक चीज नहीं है जो हम शनि के साथ जोड़कर देखते हैं। यूरेनस में भी छल्ला है, यानी और जगहों और ग्रहों के भी छल्ले हो सकते हैं। और अगर हम अपने सौरमंडल के बाहर कोई छल्ले वाला ग्रह नहीं देख पाते, तो उसका कारण शायद ये है कि उतनी मजबूत हमारी दूरबीनें नहीं है, छल्ले बहुत पतली चीज हैं और उसको हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते। एक जो इसी में दो एक और महत्वपूर्ण चीजें हैं इस पहले वाले ही हिस्से में, अंतरिक्ष वाले हिस्से में। एक तो ये कि जैसा ब्लैक होल्स के बारे में आपको पता है कि ब्लैक होल्स जो सृष्टि के जो बुनियादी सवाल है कि जो जिसको हम भौतिकी में यूनिफाइड थ्योरी के रूप में देखते हैं कि यूनिफिकेशन थ्योरी सारे बलों की, वो अगर खोजना हो तो उसकी कुंजी ब्लैक होल्स में ही है, इसलिए कि वो एक साथ सूक्ष्म और विराट दोनों शर्तों को पूरी करते हैं। तो ये ब्लैक होल्स को लेकर 2-3 उसके एंगल को एक्सप्लोर करते हुए कुछ आर्टिकल। अंतरिक्ष वाले हिस्से का अंतिम जो भाग है, वो जो टेक्सचर है, पूरे ब्रह्मांड का जो टेक्सचर है वो उस पर है। आपको बहुत आश्चर्य होगा कि जो अरबों प्रकाश वर्ष की जो बात होती है, वो बनावट फिलामेंट्स जैसी है। फिलामेंट्स का मतलब जो जो बड़े बड़े जो जैसे आप सौरमंडल ले लिए, सौरमंडल के ऊपर
आकाशगंगा हमारी हो गई। आकाशगंगा भी बेसिक यूनिट नहीं मानते, बहुत सारी आकाशगंगाओं को मिलाकर क्लस्टर्स और सुपर क्लस्टर्स, वो उसको बेसिक यूनिट ब्रह्मांड की मानते हैं। उनकी जो सेटिंग है वो गोल दायरे में घूमने की सेटिंग नहीं है, उनकी सेटिंग बड़े बड़े धागों जैसी सेटिंग है, फिलामेंट्स जैसी सेटिंग। जो पूरा जो बड़ा स्ट्रक्चर जो ब्रह्मांड का है वो बहुत विचित्र है, और उस तक अभी पिछले 10-15 साल में ही हम लोगों की अपने खगोल शास्त्रियों की पहुंच हो पाई है, जिसके जरिए हम जान सकें कि ब्रह्मांड का बड़ा स्ट्रक्चर क्या है। जैसे न्यूटन ने जब सौरमंडल का ढांचा खोजा कि ये इलिप्स की शक्ल में ग्रह सूरज के चारों ओर घूमते हैं, उसके पहले भी टाइको ब्राहे और दूसरे वैज्ञानिकों ने भी इस पर महत्वपूर्ण काम किया था, लेकिन न्यूटन ने शेप एकदम खोज लिया कि किस शेप में कक्षाएं हैं। तो ये लोगों को लगा कि जैसे इलिप्स में घूमते हैं ग्रह सूरज के चारों तरफ, वैसे ही हो सकता है, जो ज्यादा बड़े स्तर के ऑब्जर्वेशंस थे, कि शायद सूर्य भी वैसे ही किसी इलिप्स में या सर्किल में जो आकाशगंगा के जो धुरी होगी उसका चक्कर लगाता होगा। लेकिन अगर आप सूरज के रास्ते को देखेंगे तो उसका रास्ता बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, उसका रास्ता ऐसा स्मूथ एक प्लेन के कर्व का रास्ता वो नहीं है। जैसे सारे जो ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, वो एक प्लेन है, एक सेंटर में सूर्य है और एक प्लेन में ही ये सारे ग्रह घूमते हैं, कोई ग्रह ऐसे नहीं घूमता। हालांकि जो प्लूटो है वो थोड़ा ऐसे घूमता है, थोड़ा प्लेन से कोण लेके घूमता है, और जो बुध है इस प्लेन से 2 डिग्री का कोण बनाते हुए घूमता है। ये प्लेन है और ये ऐसे थोड़ा 2 डिग्री से, सिर्फ 2 डिग्री का फर्क है, लेकिन जो प्लूटो है उसका थोड़ा ज्यादा फर्क है। ये जो सूर्य की जो गति है जो आकाशगंगा के केंद्र के चारों तरफ, वो एक प्लेन की गति ही नहीं है, वो ऐसे ऐसे होती हुई, ऐसे ऐसे होती हुई गति, वो 3 डायमेंशनल मोशन है, वो एक प्लेन की मोशन नहीं है। लेकिन जो आकाशगंगाओं की जो गति है वो तो अब किसी धुरी के इर्द गिर्द गति तो है नहीं, फिर वो कैसी गति है, वो उस टेक्सचर पर जो काम हुआ है उसके बारे में भी इसमें हटके। इस अंतरिक्ष वाले हिस्से के बाद अगला हिस्सा जो है वो पालने के बाहर पांव करके है, जिसमें फिजिकली धरती के बाहर जाने की जो चीजें हैं, प्रत्यक्ष ऑब्जर्वेशन की, चाहे वो चंद्रमा पर जाना हो, चाहे वो मंगल पर जाना हो, चाहे वो अन्य ग्रहों पर, शुक्र पर जाना, इंसान का तो संभव नहीं है, इसलिए कि उसका टेम्परेचर ही ऐसा है कि जो इंसान की हड्डियां हैं वो भाप हो जाएंगी उसके आसपास पहुंचते ही। जो शुक्र का 650 डिग्री लगभग टेम्परेचर है, नरक जैसा टेम्परेचर बताते हैं। तो हालांकि नरक का ऑब्जर्वेशन तो नहीं किसी ने लिया है। तो ये जो पालने के बाहर पांव है, ये बाहर की यात्राओं को लेकर है, और एक जो बिजनेस एंगल जो उभर रहा है कि कैसे जल्दी ही ये हो सकता है कि टूरिज्म इंडस्ट्री इसमें बड़े पैमाने पर आए। अभी भी टूरिज्म इंडस्ट्री इसमें है लेकिन महंगा है काफी, वो और ज्यादा उसकी गति हो सकती थी, लेकिन ये जो यूक्रेन वार जो छिड़ गया तो रूस ने अभी जो समझौता था कि इतने समय में खाली कर देना है, और जो स्पेस स्टेशन है, स्पेस स्टेशन चूंकि एक ग्लोबल प्रोजेक्ट है
उसमें अमेरिका और रूस का सबसे ज्यादा और कुछ अन्य देशों की भी पूंजी उसमें लगी हुई है। तो ये था कि उसको एक होटल बना देंगे और रूस उससे पूरी तरह से बाहर हो जाएगा। उसमें कुछ जटिलता आ गई तो उस होटल को चलाने में अभी थोड़ी दिक्कत है। हालांकि 24 से उसको उसकी योजना थी, लेकिन लगता है कि वो होटल अभी शायद बहुत सफलता से नहीं चल पाएगा। जो स्पेस स्टेशन है जो धरती की सतह से 400 किलोमीटर, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, इतनी ऊंचाई पर जो चक्कर लगाता है, उसमें साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करने वाले साइंटिस्ट, जो कि एटलीस्ट 6 महीने उनकी ट्रेनिंग होती है और उनकी उम्र 40-42 साल से ज्यादा नहीं रखी जाती, क्योंकि इससे ज्यादा उम्र में हार्ट अटैक वगैरह का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो और कम से कम 6 महीने और ऐसे 1 आध साल की ट्रेनिंग के बाद ही उसमें कोई जा सकता है। लेकिन हम आप भी टिकट कटा के किसी दिन स्पेस स्टेशन पर जाना चाहें तो महंगा तो वो होगा ही, लेकिन इसके अलावा जो ट्रेनिंग जिससे गुजरना है वो ट्रेनिंग से गुजरना हम सबके बस की बात नहीं। तो ये चीज की क्या बिना ट्रेनिंग के भी लोग वहां ले जाए जा सकते हैं या नहीं, या उतनी लंबी ट्रेनिंग नहीं जितनी लंबी ट्रेनिंग से कोई एयरफोर्स का पायलट तैयार होता है, उतनी लंबी ट्रेनिंग नहीं, शॉर्ट ट्रेनिंग से, हफ्ते 10 दिन की ट्रेनिंग से लोग ले जाए जा सके। क्या ऐसा सिस्टम बनाया जा सकता है अंतरिक्ष यात्रा का? मैं बाय द वे मैं एक चीज बता दूं कि हम लोग काफी समय से भारत और इसरो इसमें लगा हुआ है अंतरिक्ष में अपने उपग्रह भेजने में, लेकिन अभी तक एक चींटी भी हम लोगों ने अंतरिक्ष में नहीं भेजी है। अपने यान से एक सिंगल चींटी भी हमने नहीं भेजी है। जो कल्पना चावला या राकेश शर्मा या दूसरे बहुत सारे नाम हम लोग जानते हैं, वो दूसरे देशों के यानों से वो लोग गए हुए हैं। उन्होंने आप कह सकते हैं कि धरती की कक्षा में यात्रा की है। तो किसी जीवित वस्तु को किस भेजना अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि उसमें उसका बीपी एक लेवल से ज्यादा ना शूट होने पाए, उसमें उसकी हार्ट की धड़कनें ना बंद हो जाएं उसके झटके से। ये सारा चीज आपको करना होता है, तब आप किसी प्राणी को भेजने लायक बनते हैं। लेकिन इस लेवल तक अंतरिक्ष यात्रा हो सके कि स्पेस स्टेशन में उसको स्टेशन ले जाके रखा जा सके किसी व्यक्ति को, इतनी कंफर्टेबल तो अभी अंतरिक्ष यात्रा बहुत दूर की चीज है। और चंद्रमा पर ले जाना भी कुछ एक लोग उस पर काम कर रहे हैं। एलन मस्क की भी ऐसी बातें सुनाई देती हैं। एलन मस्क का तो कहना है कि मंगल पर भी ले जाएंगे, लेकिन वो बहुत ही जटिल चीज है। और सबसे ज्यादा जटिल चीज उसकी ये है कि एक तो 9 महीने में आप वहां पहुंचेंगे मंगल, दूसरी चीज ये है कि फिर अगले 2.5 साल तक कोई सप्लाई आपको नहीं जा सकती है। जो भी सामान है आपको खुद ही लेके जाना है, और अपना रॉकेट भी वहां से वापसी का लेके जाना है, और वापस फिर एक निश्चित समय पर ही आप आ सकते हैं। इसलिए कि जो जैसे धरती और चंद्रमा की दूरी तो स्थिर है, लगभग लगभग आप 4 लाख किलोमीटर, कुछ हजार कम कुछ ज्यादा, वो लगभग स्थिर दूरी है। लेकिन मंगल और पृथ्वी की दूरी निरंतर बदलती हुई दूरी है। ये न्यूनतम दूरी 5 करोड़ किलोमीटर है और अधिकतम दूरी ये 20 करोड़ किलोमीटर हो जाती है। तो जब 20 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है तब तो आप यान भेजते भी नहीं है, मतलब कि अभी 20 करोड़ किलोमीटर हो जाएगी तो वो तो दूर जाने की स्थिति में पिंड है, उसमें तो आपका यान वहां पहुंचेगा ही नहीं। जब वो पास आने की स्थिति में वो ग्रह रहता है पृथ्वी के, उस समय आप भेजते हैं यान, ताकि जब वो आपके 5 करोड़ के आसपास किलोमीटर के आसपास दूरी पर पहुंचे, तब आप उसकी कक्षा में अपने यान को इंजेक्ट कर दें। तो ये उसकी जटिलताओं पर, अंतरिक्ष यात्रा की उसके इतर पहलुओं पर, चूंकि मैं एक पत्रकार हूं तो मैं ये सारे पहलू मुझे दिखते हैं
कि कितने पैसे, कितनी अंटी ढीली करनी पड़ेगी, कितना पैसा लगाना पड़ेगा, कितना स्वास्थ्य की जो चीजें हैं वो आपके आड़े आएंगी वगैरह वगैरह। थोड़ा उम्र भी अब हो गई है तो ये सब एक अंदाजा रहता है, तो उस हिसाब से पालने पालने के बाहर पाँव ये अध्याय है। इसके आगे का जो अध्याय है कुछ फिजिक्स के कुछ अमूर्त सिद्धांतों के इर्द गिर्द है, जो बहुत सारे लोगों को भाते हैं लेकिन वो ज्यादा विज्ञान के दायरे के भीतर आने वाली चीजें हैं। जैसे कुछ समय पहले आपने हिग्स बोसान के बारे में या गॉड पार्टिकल के बारे में पढ़ा, तो जो बुनियादी स्तर पर पार्टिकल फिजिक्स के स्तर पर क्या द्रव्य का ढांचा है, जो स्टैंडर्ड मॉडल है उसकी क्या सीमाएं उजागर हो रही हैं। और हिग्स को नोबेल मिला हिग्स बोसान की खोज के बाद, जबकि उन्होंने 60s में ये कह दिया था कि एक ऐसा पार्टिकल, उसका पूरा मैथमेटिकल हिसाब भी उन्होंने लगा दिया जिसके जरिए किसी भी पदार्थ में या तो किसी भी पार्टिकल में या तो मास होता है या नहीं होता है। जो हमारे दिमाग में जो कण की जो धारणा है कि उसमें कुछ द्रव्यमान तो होगा ही होगा, तो हिग्स ने पहली बार ये कहा कि नहीं, जो द्रव्यमान है वो द्रव्य का मूलभूत गुण नहीं है, द्रव्यमान के बिना भी द्रव्य होता है और द्रव्यमान का उसमें होना या ना होना यह एक फील्ड पर डिपेंड करता है, जो कि हिग्स बोसॉन ये फील्ड जनरेट करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो रोशनी का कण या तरंग जो भी उसको कह लें, जो फोटोन है वो एक मासलेस पार्टिकल है। इस तरह से न्यूट्रिनो भी एक मासलेस पार्टिकल है। ऐसे बहुत सारे सूक्ष्म कण हैं जिनमें द्रव्यमान नहीं दर्ज किया जाता है और कुछ में द्रव दर्ज किया जाता है। ऐसा क्यों है? तो ये हिग्स ने किया, लेकिन आपको सचमुच ये जानकर आश्चर्य होगा कि गॉड पार्टिकल को लेके बहुत सारे लोग खुश हुए कि बहुत बेसिक चीज खोज ली गई और खोज भी ली गई है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो थियोरेटिकल फिजिक्स पर काम करने वाले लोग थे वो लोग इससे थोड़ा उदास हो गए, वो लोग थोड़ा इससे दुखी हो गए, इसलिए कि जो स्टैंडर्ड मॉडल है जो पार्टिकल फिजिक्स का, जिसमें कि टोटल 17 कण अभी परिकल्पित है। जैसा कि हम लोग विज्ञान के सामान्य छात्र के रूप में 8वीं में 10वीं 12वीं में हम लोग को पढ़ाया जाता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में हम पढ़ते हैं, तो आपको आश्चर्य होगा कि इसमें फंडामेंटल पार्टिकल अब सिर्फ इलेक्ट्रॉन को माना जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को फंडामेंटल पार्टिकल नहीं मानते, इनको कंपोजिट पार्टिकल मानते हैं कि ये 3 क्वार्क से बने। क्वार्क एक फंडामेंटल पार्टिकल है, लेकिन ठीक है 10 मिनट में मैं इसको करता हूँ। तो जो एक कंपोजिट पार्टिकल के रूप में उसको हम देखते हैं, लेकिन जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं ऐसे 17 पार्टिकल्स को लेके जो स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स जो बना हुआ है उसकी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है जिसकी वजह से जो साइंटिस्ट उदास हुए कि जो सूक्ष्म और विराट को जो जोड़ने की बात है, जिसने कि जो कहा जा रहा था कि 1920s में फिजिक्स ने पहली बार दुनिया के सामने अपने को पूरी तरह से खोल दिया, नया कर दिया, लेकिन उसी समय ये समस्या भी आ गई कि विराट और सूक्ष्म को कैसे जोड़ा जाएगा। क्वांटम मैकेनिक्स के जरिए आप सूक्ष्म स्तर के विश्व की व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन जो ग्रेविटी है जिसके जरिए पूरी दुनिया का जो मूवमेंट है, पूरे ब्रह्मांड का मूवमेंट है, जिसके जरिए सृष्टि के बड़े सवालों में पहली बार दिलचस्पी बनना शुरू हुई, जो न्यूटनियन जो ग्रेविटी पे काम है ये सब, तो इन दोनों को जोड़ने का मामला वो
वो अनसुलझा ही रह गया और वो और ज्यादा उलझ गया। इनफैक्ट जो हिग्स बोसान के या गॉड पार्टिकल की खोज के बाद से, वो इसलिए कि बहुत सारे साइंटिस्ट को उम्मीद थी कि यह नहीं खोजा जाएगा और इतने बड़े एनर्जी लेवल पर जब प्रयोग होंगे तो उसमें कोई नए फिजिक्स की गुंजाइश बनेगी। लेकिन नहीं, जो एकदम जो हिग्स ने जो प्रेडिक्ट किया था एग्जैक्ट उसी तरह से ये खोजा गया, उसके सारे मैथमेटिकल इक्वेशंस को पुष्ट करने वाला एक खोजा गया। तो इस दूसरे माने तीसरे वाले अध्याय में जो थियोरेटिकल जो सवाल जो है फिजिक्स के, इस पर विचार किया गया है। संक्षेप में इसके आगे मैं चलता हूँ। मुझे पता है कि बहुत सारा ये मम्बो जम्बो है और लोगों के लिए बहुत मतलब नहीं, और मुझे भी विज्ञान छांटने का बहुत शौक नहीं है क्योंकि मैं तो हूँ पत्रकार। तो मैं तो रोजमर्रा मेरे लिए तो एक कत्ल की खबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जो पॉलिटिकल चीजें हैं वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं बहुत रस लेता हूँ उसमें। तो मम्बो जम्बो के रूप में नहीं बात कर रहा हूँ, किताब के बारे में बात कर रहा था, तो ये चीजें जरूरी हो गई। इसके आगे जो है वो इवोल्यूशन पर कुछ बातचीत है। इवोल्यूशन में भी कुछ बहुत ही बुनियादी स्तर के, फंडामेंटल स्तर के सवाल हैं। जैसे अभी जो जीवन जो खोजा जाता है मतलब सौरमंडल के बाहर जो सुदूर जगहों पर जो खोजा जाता है, तो उसमें बेसिकली हम पानी खोजते हैं कि कहीं अगर पानी बहने की हालत में रहा, मतलब जमा हुआ पानी नहीं और भाप पानी नहीं, इन दोनों से जीवन नहीं सृजित हो सकता है। लेकिन कहीं अगर बहने लायक स्थिति में पानी हुआ तो वहां जीवन हो सकता है। अब उससे आगे की एक चीज जिस पर कि इवोल्यूशन के जो थियरिस्ट हैं वो उस पर बात कर रहे हैं कि भाई पानी तो ठीक है, लेकिन जो सबसे फंडामेंटल चीज है जो जीवन के लिए, वो फास्फोरस है। क्योंकि फास्फोरस के जरिए ही एनर्जी कन्वर्जन होता है। लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी जाना और हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी आना, जिसके जरिए पूरा कोशिकाओं का श्वसन तंत्र चलता है, जो अभी 8वीं क्लास में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि जिसके जरिए कोशिकाएं सांस लेती हैं। बेसिकली वो एक फास्फोरस का यौगिक है जिसको एडीपी और एटीपी बोलते हैं हम लोग। एडीपी से एटीपी में कन्वर्ट होना, एटीपी से एडीपी में कन्वर्ट होना, जिसके जरिए एनर्जी का किसी भी जैविक सिस्टम में आना और बाहर जाना ये तय होता है। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि ब्रह्मांड में जो फास्फोरस है इसका इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये बहुत अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। कहीं यह बहुत ही कम है, एकदम नगण्य है, और कहीं ठीक ठाक है। ये चीज जो आश्चर्यजनक रूप से धरती के आसपास का जो इलाका है वहां पर फास्फोरस की मौजूदगी है। और ये किसी भी अगर और ग्रह पर अगर जीवन की तलाश कर रहे हैं सुदूर, मान लीजिए लाख करोड़ प्रकाश वर्ष दूर, तो ये भी चीज खोजने की है कि वहां पे फास्फोरस है या नहीं है। इसके आगे जो इवोल्यूशन के और भी बहुत सारी गुत्थियां हैं जिन पर की बात की गई है। गुत्थियों को गिनाने के लिहाज से ही नहीं, ये भी कि इसको समझा जाए कि यह जीवन नाम की जो चीज है वो कैसे गति करती हुई यहाँ तक पहुंची हुई है। जो युवाल नोआ हरारी इसके बारे में चर्चा करते हैं कि जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि एक गेंद उछलती हुई आ रही है। अब आपको ये नहीं पता कि ये गेंद कहाँ से आ रही है और ये गेंद कहाँ जा रही है। उसी तरह का ऑब्जर्वेशन हमारा इवोल्यूशन को लेकर है। पहले तो माना जाता था कि मान लीजिए जो क्रिश्चियन थियरी थी सृष्टि की उत्पत्ति की, कि सारे जोड़े बना के रख दिए गए और सृष्टि चला दी गई। ये सबसे पहले 19वीं सदी की शुरुआत में खोजा जाने लगा ऐसी हड्डियां जो कि बहुत ही पुरानी थी और उनका ढांचा ऐसा था कि
बल्कि इनफैक्ट वो हड्डियां थी ही नहीं, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेस वो पत्थर थे, लेकिन उनका एक स्वरूप बना हुआ था। कुछ लोगों ने तो कहा कि ये फर्जीवाड़ा है, ये किसी ने बना के डाल दिया है, ये खबर बनाने के लिए वैज्ञानिक ये बदमाशी कर रहे हैं। फिर पता चला कि नहीं, वाकई कुछ ऐसे जीव थे जो कि खत्म हो चुके हैं। उसके पहले ऐसा माना जाता था कि सारे जीव बना दिए गए और अपना सारे जीव चलते रहेंगे, सारे पेड़ पौधे चलते रहेंगे। उसके बाद पहली बार यह आया कि नहीं, कुछ जीव थे करोड़ों साल पहले और वो जा चुके हैं, उनका खेल खत्म हो गया है। जहां से इवोल्यूशन का और जो फॉसिल्स को लेके जो काम चल रहा था उसका जुड़ाव होना शुरू हुआ। इन बुद्धियों को लेकर एक अध्याय इसमें है, इवोल्यूशन को लेकर। आप लोग पढ़ेंगे तो आपको इसमें आनंद आएगा। इसके आगे जो मेरा अपना जो विषय है, जो गणित है, जिसको लेकर के बहुत लोग परेशान रहते हैं और बहुत बच्चे पिटाई खाते हैं, इसको लेकर कुछ मैंने काम किया है। जो गणित का जो आइडियलिज्म है, इसको लेकर तो चीज़ें हैं ही, और कुछ एक मैथमेटिशियंस पर भी ऐसे लोग जिनका नाम भी लोग नहीं जानते, मास्टर रामचंद्र, जो कि 1857 के समय में वो थे और एक इतना विडंबनापूर्ण उनका जीवन था, उस पर कुछ है। कुछ एक जो अभी कुछ समय पहले जो मृत्यु हुई, जो ईरान की बड़ी मैथमेटिशियन मरियम मिर्जा खानी, उसके उनके बारे में है। तो मैथमेटिक्स को लेकर कुछ और दिलचस्प बातें अगर कोई पूछेगा तो मैं जरूर करना चाहूँगा, ये मेरा प्रिय सब्जेक्ट है। तो फिर जो अंत में जो चीज़ें हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन को लेकर, प्रेक्षण को लेकर, स्वप्न को लेकर, जो जो विभिन्न जो कॉन्सेप्ट के स्तर पर जो टकराव हैं, कि जैसे ऑब्जर्वेशन के बारे में तो ये मानते हैं कि भाई कई बार जो चीज ऑब्जर्व की जाए और कई लोग ऑब्जर्व कर सकें। आइंस्टाइन से कहा गया कि भाई भूत में आप यकीन करते हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ हम कर लेंगे, अगर 20 लोग भूत को देखें तो हम यकीन कर लेंगे, एक साथ देखें। मतलब कई लोग उसको ऑब्जर्व करें और बार बार ऑब्जर्व करें तो उसको आप मानते हैं कि वो ऑब्जर्वेशन है। लेकिन बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है, जैसे साइकोलॉजी के जो ऑब्जर्वेशन है वो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन होते हैं। जैसे इवोल्यूशन का जो है ऑब्जर्वेशन, वो वन टाइम ऑब्जर्वेशन ही है, कि मतलब आप उसको बार बार इवोल्यूशन को तो आप देख नहीं सकते। या फिर जैसे बहुत सारे अंतरिक्ष के ऑब्जर्वेशन है, एक झटके में चमक आई और चली गई। तो ऑब्जर्वेशन को लेकर, उसके कॉन्सेप्ट को लेकर बहुत सारी फिलोसफिकल डिबेट्स हैं, जिसको इसमें छूने का प्रयास किया गया है। आशा है कि मैंने आप लोगों को बहुत ज्यादा न थकाया होगा। फिर भी मैं क्षमा चाहता हूँ, विषय ही ऐसा है, क्या करूं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ भी जागरूकता होती है वहाँ थकान नहीं होती है। और जिस तरह से आपने जिज्ञासा हम लोगों का जागृत किया है, और तमाम तरह के विषय, चाहे वो अंतरिक्ष के विषय हों या फिजिक्स के विषय हो, मैथमेटिक्स, और इसके साथ साथ वैज्ञानिक पद्धतियों पर जिस तरह की बहुत ही सीरियस टिप्पणी अभी आपने किया है, कि किस तरीके से मनोविज्ञान का जो फैक्ट होगा वो खगोल शास्त्र के फैक्ट से किस तरह अलग होगा, या मैथमेटिक्स से किस तरह से अलग होगा। तो ये सब पद्धतियां से ही, मेथड के लिए ही विज्ञान बना है। और इमेजिनेशन का जो द्वार हमेशा से मानव सभ्यता अपने लिए खोलते आ रही है, तरीका वैज्ञानिक पद्धति, विज्ञान के माध्यम से हम लोग उस इमेजिनेशन को रियल करने का, उसमें नॉलेज बनाने की प्रक्रिया में लगे रहते हैं। तो बहुत ही गंभीर चर्चा रही और रोचक चर्चा रही। और बिल्कुल समय का अंदाजा किसी को नहीं रहा, खासकर मुझे तो बिल्कुल नहीं रहा। तो मैं आदरणीय जयंत सिंह तोमर जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने टिप्पणी की शुरुआत करें, और उसके बाद हम अपने साथियों से निवेदन करेंगे। प्रोफेसर पीके यादव जी हैं, शौभनिक कौशिक जी हैं। तो हमको बहुत आशा है कि हमारे श्रोता कुछ महत्वपूर्ण
ऑब्जर्वेशन देंगे। तो हम शुरुआत करना चाहेंगे आदरणीय जयंत सिंह तोमर जी से। जी धन्यवाद रणधीर जी। मेरे लिए कितना समय है, 2 मिनट या 3 मिनट, ये मुझे आप बता दें, जिससे मैं 5 मिनट है, बहुत होकर 5 अपनी मिनट, बात कर सकूं। 5 से 10 मिनट आप जितना लेना चाहें। ना 10 मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे और अन्याय होगा जी। हर तरीके से। मैं बहुत मंत्रमुग्ध होकर चंद्रभूषण जी के इस वक्तव्य को सुन रहा था, और सुनते हुए क्या सोच रहा था वो मैं बताना चाहूंगा। चंद्रभूषण जी उस आसन पर विराजमान रहे हैं जिस आसन पर हिंदी पत्रकारिता के मूर्धन्य राजेंद्र माथुर जी विराजमान थे, और वो हिंदी पत्रकारिता के पर्याय हैं। तो इसलिए मेरी क्षमता नहीं है कि मैं उनके किसी भी बात पर कोई बात रख सकूं। लेकिन मैं जो सोच रहा था, मैं ये सोच रहा था कि ये एक संपादक, उनको मैं लेखक मानूं लेकिन मूल रूप से संपादक मानता हूं, और इस तरह के संपादक अगर होंगे तो किस तरह का साइंटिफिक टेम्परामेंट इस देश में विकसित होगा, खासतौर पे हिंदी पट्टी में किस तरह का होगा। रणधीर जी ने लोकतांत्रिक चेतना की तो बात की, उसमें अगर साइंटिफिक टेम्परामेंट को अगर जोड़ देते तो सोने पर सुहागा हो जाता। मैं बांग्ला साहित्य से थोड़ा बहुत जुड़ा रहा हूँ, इसलिए मैं महसूस कर पाता हूँ कि वहाँ की पत्र पत्रिकाओं में विज्ञान को कितनी जगह मिलती है, या हिंदू अखबार में कितनी जगह मिलती है। और उस दृष्टि से अगर तुलना करें तो हीन भावना की तो कोई बात नहीं है, लेकिन निराशा होती है जो वास्तविकता को जानते हैं। 1940 में ये शुरुआत हुई थी कि खेल की खबरें अखबारों में आने लगी थी, और अब खेल के अखबारों के पन्ने देखें तो 2, 3, 4 पन्ने और फ्रंट पेज की खबरें खेल की बनती हैं। लेकिन क्या कभी ऐसा समय होगा जिसमें विज्ञान की खबरें उसी प्रमुखता के साथ आए, और थोड़ा सा राजनीति को हाशिए पे कर दें? राजनीति का विमर्श करके बहुत ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ, और इस तरह से हम एक, जिसको कहें, सार्थक एक वातावरण बनाए चिंतन का, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। लाल बहादुर शास्त्री जब जेल में थे आजादी से पहले, उन्होंने एक जीवनी लिखी, और वो जीवनी मैडम क्यूरी की थी। तो ये एक प्रेरणादायी बात है कि हमारे देश का एक स्वतंत्रता सेनानी जो भविष्य का राजनेता है, वो जेल में रहते हुए एक वैज्ञानिक महिला के विषय में सोच रहा है, उन पर लिख रहा है। तो क्या उस तरह का वातावरण बन सकेगा? और चंद्रभूषण जी का मैं बहुत ये, उसके लिए कोई शब्द नहीं है कि हिंदी पत्रकारिता में इतने दुर्लभ रत्न हैं जो विज्ञान पर भी समानांतर रूप से सोचते विचारते हैं। और क्या हम सब लोग मिलके छोटी छोटी किताबों के जरिए उस तरह का वातावरण बना सकते हैं? एकलव्य संस्था ने इधर मध्य प्रदेश में कुछ वातावरण बनाया था, बांग्ला में, मराठी में उस तरह का वातावरण है, शायद केरल में भी है। लेकिन हम लोग हिंदी में भी अगर थोड़ी सी वैज्ञानिक चेतना साहित्य के माध्यम से, और वो भी बच्चों से शुरू करके अगर कर सके, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा। ये आयोजन किया रणधीर जी, आपको बहुत आभार, और चंद्रभूषण जी के प्रति हम कृतज्ञ हैं। मैं चाहूंगा कि इस तरह की वार्ताएं करते रहें, उसमें समय की कोई सीमा न रहे, और पर्याप्त तैयारी के साथ करें, जिसमें अच्छे लोग सुनने वाले जुड़ें। जिस हिग्स बोसन की बात की, मेरे बचपन के मित्र सात्यकी भट्टाचार्य उस टीम के मेंबर थे। तो उस तरह से जो लोग सीधे सीधे इस तरह के वैज्ञानिक प्रयोगों से जुड़े हैं, और जिन्होंने पत्रकारिता में सरल भाषा में, जिसकी की बात चंद्रभूषण जी कर रहे थे कि सरल भाषा क्या है, तो इतने सरलता से बात रखी है, तो निश्चित रूप से हम सब उसका लाभ उठाएं। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जयंत जी। अब मैं अपने साथियों से निवेदन करूंगा कि आप कुछ अपनी टिप्पणी दें।
मैं शुरुआत करना चाहूंगा आलोक टंडन जी से, और फिर हम लोग शुभनीत कौशिक जी को निवेदन करेंगे। जी रणधीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज तो आपने एकदम से क्या कहते हैं पलटी मार दी और एक बहुत ही मौजू विषय चुना, क्योंकि हिंदी पट्टी में जिस तरीके का कि चेतना है, जिस तरीके का धार्मिक अंधविश्वास फैला हुआ है और जिस तरीके का उसको बढ़ाने का जो प्रयत्न चलता रहता है, तो उसको प्रतिरोध देने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए वैज्ञानिक चेतना की इतनी जरूरत है। इसको यूं ही कहने से काम नहीं चलेगा, इसके लिए तो एक पूरे आंदोलन की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि उसके लिए सबसे पहला काम तो यही है कि हिंदी में विज्ञान का जो कहना चाहिए खोजें हैं, जो उसका ज्ञान है, वो लोगों तक पहुंचे। मुझे बहुत अच्छा लगा चंद्रभूषण जी ने बड़े सरल शब्दों में ये सब बातें बताई, लेकिन मुझे लगता है कि इस पुस्तक में चंद्रभूषण जी से मैं पूछना चाहूंगा कि क्या उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति के बारे में कोई विशेष अध्याय रखा है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे यहाँ जब किसी विषय पर, चाहे माइथोलॉजी हो, चाहे हिस्ट्री हो, या कोई वैज्ञानिक सृष्टि संबंधी कोई बात हो, तो जब उसको काउंटर किया जाता है तो लोग कहते हैं, समझ नहीं पाते कि सच्चाई का अध्ययन जब ज्ञान करता है और जब कोई धार्मिक व्यक्ति उसको ऊपर अपनी कोई टिप्पणी करता है, तो दोनों में क्या अंतर है और उनमें से दोनों के बीच से सच को हम कैसे जान सकते हैं। तो जब तक हम वैज्ञानिक पद्धति को नहीं समझते, तब तक मैं नहीं समझता कि विज्ञान की इन खोजों मात्र से हमारा चेतना का, जो वैज्ञानिक चेतना का विकास है, वो हो सकेगा। एक बात ये है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, एक छोटी सी जानकारी भी थी, क्योंकि पिछले कुछ साल पहले जब ये जिसको गॉड पार्टिकल कहा जाता है, इसकी खोज हुई, तो बहुत सारे लोग ये कहने लगे, विज्ञान ने तो ईश्वर को खोज लिया है और ईश्वर की मतलब अस्तित्व की जो है वो एक पुष्टि हो गई है। तो मैं चाहूंगा कि वो इस पे भी थोड़ी बताएं कि गॉड पार्टिकल का मतलब गॉड को पा लेना, खोज लेना नहीं है, ये एक नाम ही है या कुछ और है, ये बताएं तो और अच्छा लगेगा। और एक तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ये सदी है हमारी, इसको बायोलॉजी की सदी माना जाता है, जीव विज्ञान की सदी माना जा रहा है। इसमें मनुष्य की जो चेतना है उस पे बहुत ज्यादा काम, और चेतना संसार का सबसे ही आश्चर्यजनक तत्व है। भले ही ये हजारों साल की, जो करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर जो तारे हैं उनके बारे में हम बहुत सारी बातें जान लें, लेकिन चेतना का अस्तित्व और उसका उद्भव कैसे होता है, ये अभी तक समझा नहीं गया है। और इसको समझने में जो भी खोजें हो रही हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं चाहता हूं कि अगर वो अपना किताब का अगला संस्करण निकालें तो इस विषय पर भी कुछ बात अवश्य करें, क्योंकि ये विषय जो है वो इस शताब्दी में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होने जा रहा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक टंडन जी। मैं आदरणीय चंद्रभूषण जी से निवेदन करूंगा कि वो इन क्वेश्चन को नोट डाउन कर ले और फिर एक ही बार जवाब दे, तो कुछ हम लोग समय बचा पाएंगे। अब मैं आदरणीय डॉक्टर शुभनीत कौशिक जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी टिप्पणी दें। आज का व्याख्यान मैंने सुना और बहुत ही लाभान्वित हुआ, और विज्ञान के संदर्भ में चंद्रभूषण सर के विचारों को सुनने का अवसर मिला। चंद्रभूषण सर से और उनके कृतित्व से मेरा परिचय एमए के दिनों में हुआ था, जब
दीपक कुमार जी की किताब जो साइंस एंड द राज है, उसका हिंदी अनुवाद चंद्रभूषण सर ने ही किया है, विज्ञान और भारत में अंग्रेजी राज शीर्षक से। इसमें मैं हिंदी में जो विज्ञान लेखन है उसके संदर्भ में एक बात रखना चाहूंगा कि एक तो जैसे जो विज्ञान परिषद जैसी संस्था भी बनी इलाहाबाद में, और उसका जो योगदान है वो भी एक बड़ा मुहिम की तरह, आंदोलन की तरह हिंदी में विज्ञान लेखन को उस संस्था ने आगे बढ़ाया। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ कि खासकर उस समय अगर हम देखें आजादी के आंदोलन के दौरान, तो वैज्ञानिक जो है या विज्ञान के शिक्षक है वो भी हिंदी में काफी सक्रियता से लिख रहे हैं, चाहे डॉक्टर सत्य प्रकाश हो या निहाल करण सेठी हो, फूलदेव सहाय वर्मा हो, ऐसे तमाम लोग, गोरख प्रसाद जी जो गणित के ही विद्वान थे, तो वो लोग लिख रहे हैं, और इलाहाबाद बीएचयू के ये विद्वान। क्या हुआ? है उनका संपर्क टूट गया है। हम कोशिश करेंगे सुबनीत जी के को फिर से, हाँ वो शायद फिर से जुड़ गए हैं, माइक कनेक्ट कर रहे हैं। जी सुबनीत जी, आपकी आवाज कट कट गई थी। जी जी आप अपना सवाल को दोहरा दीजिए, थोड़ी आवाज कट गई थी। तो मैं यही बस कहना चाह रहा था कि वह जो मुहिम चल रही थी वो फिर आजादी के बाद के वर्षों में ऐसा क्या हुआ कि वो अब धीरे धीरे जो वैज्ञानिक या विज्ञान के विशेषज्ञ थे उन लोगों ने प्रायः हिंदी में लिखना बंद सा कर दिया। ये क्यों हुआ, यही मेरा प्रश्न है या टिप्पणी है। जी अभी ये इन दोनों सवालों का जवाब लेते हैं आदरणीय चंद्रभूषण जी से। तब तक साथी अपना सवाल चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं। जी चंद्रभूषण जी। दोनों सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और इतने गंभीर अध्येता यहाँ है, ये मेरे लिए बहुत गौरव का विषय है। एक तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं पत्रकार हूँ और मुझे अपनी सीमाओं का अंदाजा है, इसलिए वह बड़बोलेपन से बचना भी चाहता हूँ। जो कुछ एक चीज़ें मैं कह सकता हूँ प्रेक्षण और चेतना के बारे में, जो आलोक टंडन जी ने जो सवाल रखा है, तो मेरे ख्याल से एक वाकई एक अलग से एक किताब पर इस पर ढंग से काम होना चाहिए। कुछ एक चीजें हैं इस किताब में, कुछ एक थोड़े जिक्र हैं, लेकिन ये जितना बड़ा प्रश्न है उस हिसाब से इसको एड्रेस नहीं किया गया है किताब। जो जो बेसिक जो प्रेक्षण के स्तर पर जो चीजें हैं कि विज्ञान का प्रेक्षण या विज्ञान में कही गई कोई बात कैसे किसी किसी धर्म या किसी इससे अलग होती है, इस नजरिए से तो यह इस किताब का कोई चैप्टर नहीं है। लेकिन बातें हैं उसमें, जैसे ये कि गणेश या नरसिंह या इस तरह के जो दो जीवों को मिला के एक जीव बनने की जो धारणा है, मिथ में ये दुनिया में विभिन्न जगहों पर मौजूद रही। ये आप ग्रीस में इस तरह के मिथ हैं कि ऊपर का सिर जो है सांड का है और नीचे का मनुष्य का है, या स्फिंक्स जो
जो पिरामिड के पास में जो ढांचा है कि ऊपर का शरीर स्त्री का है, सिर और नीचे का हिस्सा शेरनी का है, तो ऐसे हैं। लेकिन अभी के समय में जो बायोलॉजी की सदी की जो बात हुई, तो इस पर काम हो रहा है कुछ, जो काइमेरा का जो कॉन्सेप्ट है कि दो जीवों को मिलाकर एक जीव बनाया जा सकता है कि नहीं। तो उन्होंने भ्रूण के स्तर पर जब कहा जाए कि एक एक जो जीव, जब जैसे एक जापानी बटेर और एक फिंच, एक गाने वाली चिड़िया, इनको मिलाकर एक तीसरे तरह की चिड़िया बनाने की कोशिश हुई। इस तरह के दो जीवों को मिला के बनने वाले जीव को काइमेरा बोलते हैं। स्पेलिंग चिमेरा होती है, CHIMERA, काइमेरा उसको पढ़ते हैं। तो वो जो कोशिश हुई वो बहुत छोटे स्तर पर, जब सेल डिवीजन होना शुरू हुआ, कि मान लीजिए उसका कुछ हिस्सा हटा के उस सेल का और इसका कुछ हिस्सा मिला के जोड़ के बनाया, तो एक एक सिर्फ प्रयोग ऐसा हुआ जो थोड़ा दूर तक गया था, और वो अंडे से बच्चा भी निकल आया, ऐसे निषेचित भ्रूण का, बदले हुए भ्रूण का। लेकिन उसकी जो सांस नली भी बन गई, सारा कुछ हुआ, लेकिन वो सांस लेने का मैकेनिज्म है वो नहीं बन पाया और वो फेल कर गया। ये जो काइमेरा के जितने भी अभी तक प्रयोग हो रहे हैं वो अभी कामयाब नहीं हो पाए हैं। हालांकि कोशिश इसकी जारी है कि ये हो पाए। जब ये पहली बार कुछ होगा तो आप कह सकते हैं कि ये जो फैंटेसी के लेवल पर है कि दो जीव को मिला के तीसरा जीव, ये उस बारे में कुछ चीजें सोची जा सकेंगी। लेकिन जब कॉन्सेप्ट के लेवल पर कि मतलब नृसिंह या गणेश या ऐसी जो जो चीजें आप लेके आते हैं, वो चीजें कितनी कठिन हैं। आप सोचिए कि एक जीव को भ्रूण के स्तर पर बनाने की कोशिश की गई, सारा कुछ बना लिया गया और सांस की नली भी उसकी बन गई, लेकिन सांस लेने का मैकेनिज्म नहीं बन पाया। जिस 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 सांस लेना एक जटिल चीज है, उसमें आपकी नर्व्स शामिल रहती है। आपकी नर्व्स से सिर्फ ये नहीं है कि वो हवा का आना जाना है, और वहां पर किसी लेवल पर कनेक्शन नहीं बन पाया और वो फेल कर गया। तो ये जो चीज है कि ये जो धारणाएं हैं व्यवहार में कितनी कठिन होती हैं। ये सोचना तो आसान है कि हम पंछी की तरह से उड़ें, इस तरह से पंख बना के कोशिश भी की गई कि पंछी की तरह से उड़ जाएं, लेकिन पाया गया कि वो संभव नहीं है। अभी जितना भी उड़ान है वो जेट पैक के जरिए या इसके जरिए करते हैं, जो कि पंछी की तरह से उड़ना नहीं है। पंछी इतने वजनी नहीं होते, और इतना वजनी अगर पंछी होगा इंसान जितना, तो उसको बहुत बड़े पंखों की जरूरत पड़ेगी, बहुत बड़ा पंछी होगा और वो उड़ पाएगा। कैसे ये हो सकता है, ये बायोलॉजी के लेवल पर भी अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स के लेवल पर जो चीजें हैं वो बहुत ही डेंजरस हैं। जो उड़ने के लेवल पर किया वो सबके बस की बात नहीं। बायोलॉजी के स्तर पर कोई प्रयास तभी हो सकता है जबकि बहुत, अब एक जो मिलती जुलती चिड़िया हैं उन दो को जोड़कर तो आप तीसरी चिड़िया बना नहीं पा रहे हैं। तो ये असल चीज ये है कि एक तो ये कहना कि ये फालतू है, बकवास है। दूसरी चीज की ये मानना कि ये दोनों चीजों का रोल है। जो फ्लाइट ऑफ फैंसी का अपना रोल है, जो कल्पना का अपना रोल है, अगर उसको आधार बना के दूसरे लोगों को आप मारना ही ना शुरू कर दें, तो कल्पनाओं का अपना रोल है। कहीं कहीं वो धर्म के भीतर से आती है, कहीं कहीं बिना धर्म के ही आती है। लेकिन जो साइंस का काम है वो जमीन पर उसको उतारना, वो टेढ़ा काम है। मैंने इसको लेके अलग से इसमें कुछ नहीं किया है। हाँ, प्रेक्षण को लेकर कुछ किया है जिसके बारे में कि मैंने ये बात कहा। थियरी के लेवल पर उसके लिए ज्यादा काम करना पड़ेगा, और मित्रों का आग्रह होगा तो किया जाएगा, नहीं तो और हजारों लोग आएंगे, करेंगे। ये बहुत बड़ी दुनिया है। चेतना निश्चित रूप से बहुत जटिल मुद्दा है, और मैं उसमें उलझ के और आप लोगों का वक्त बिल्कुल नहीं बर्बाद करूंगा।
बहुत टेढ़ा काम है। और इस मामले में जो सबसे जो अच्छे कुछ काम हुए हैं, ऐसे कुछ कामों का मैं हवाला दे सकता हूँ। और जो सबसे इंटरेस्टिंग जो काम है ये कि क्या चेतना के स्तर पर, जिसको हम बोलते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स, उनका क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स की कोई मेड़ है या नहीं। जैसे धूल का एक कण क्लासिकल मैकेनिक्स में आता है, धुएं का एक कण वो भी क्लासिकल में आएगा। क्वांटम मैकेनिक्स के स्तर पर जो चीज, वायरस भी क्लासिकल मैकेनिक्स में आएगा। उससे छोटे स्तर पर वो कौन सी उसके बीच की विभाजक रेखा है क्लासिकल और क्वांटम की, ये मैंने कुछ समय पहले एक पेपर पढ़ा, बहुत इंटरेस्टिंग पेपर था। वो ये कि चेतना को इन दोनों के एक मिलन स्थल की जगह पर वो व्याख्यायित करने की कोशिश थी। लेकिन अब इससे ज्यादा डिटेल में मैं इसको नहीं घुसूंगा। आप कहेंगे तो इस पर बात होगी। रंजीत नायर ने वो किताब संपादित किया, अच्छी किताब थी, जिसमें कि कुछ नवीनतम चीजों को लेकर जो चेतना पर जो काम चल रहा था उसको वो लेके आए, उसका मैंने अनुवाद किया। लेकिन फिर मैंने देखा भी नहीं कि उस किताब का हुआ क्या। तो वो एक अच्छा काम है, बिल्कुल नया काम है। ये जो शुभनीत कौशिक जी का जो प्रश्न है, मैं इसके बारे में कुछ कहने से अच्छा ये समझता हूँ कि शुभनीत जी को स्वयं इस पर काम करना चाहिए। वो हम लोगों के लिए बहुत ही संभावनाशील बुद्धिजीवी हैं, हमारे बगल के रहने वाले भी हैं। और मैं तो बहुत उम्मीद लगाए बैठा हूँ और मुझे लगता है कि वो इस पर काम कर सकते हैं। वो विज्ञान पर लिखना अलग चीज है, लेकिन विज्ञान के लेखन पर लिखना वो एक अलग चीज है। उसका जो ढांचे के स्तर पर जो फ्लोर है वो तो मुझे पता है कि चूचू का मुरब्बा और तमाशा विज्ञान को बनाने में कैसे कैसे क्या हुआ है, वो तो मुझे दिख रहा है कि कैसे कैसे हुआ। लेकिन ये जो गैलेक्सी है डॉक्टर गोरख प्रसाद और दूसरे लोगों का, और मतलब ये बांग्ला में तो एक पूरी झड़ी है, और इतने बड़े लोगों ने, सत्येंद्रनाथ बोस और दूसरे लोगों ने जिस तरह से लिखा बच्चों के लिए और ये सब, तो वो परंपरा हिंदी में भी थोड़ी बहुत थी और वो टूट गई, खत्म हो गई। मेरे ख्याल से ये एक मजबूत, जिसके पास इतिहास के टूल्स हैं, ऐसे व्यक्ति को, शुभनीत कौशिक को हम लोग इसी रूप में जानते हैं कि महत्वपूर्ण सवालों पर वो इतिहास में धंसते हैं और चीजें लेके आते हैं। उनके पास इतिहास के टूल्स हैं, उनके पास आर्काइव में बैठने का धीरज है, वो कर सकते हैं और उनको करना चाहिए। ये बहुत काम की बात है। फिलहाल तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, और मुझे अभी फिलहाल शुभनीत कौशिक से बेहतर इस पर काम करने के लिए और कोई नहीं दिखता जो इस पर कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। प्रोफेसर पीके यादव जी पूछ रहे हैं कि हाइब्रिड और कैमरास में क्या अंतर होता है? कैमरास। हाँ, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, थोड़ा एक्सक्यूज में, बहुत शोर है हमारे अच्छा। पड़ोस में, नहीं तो मैं बोलता। मेरी आवाज स्पष्ट सुनाई पड़ रही है गौतम? बिल्कुल जी जी। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो जेनेटिक हाइब्रिडाइजेशन होती है ना, जो स्पीसीज को एक में मिलाने की, उसको हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और जो हम सोमैटिक ऑर्गन्स को अगर एक दूसरे से मिला के नए जीव की कोशिश करते हैं तो वो काइमेरा होता है। काइमेरा में दो भाग जो होते हैं वो जेनेटिकली डिफरेंट सोर्सेस से आते हैं, और हाइब्रिड में एक हम फ्यूजन करके दो स्पीसीज के जीनोम्स को तब जो जीव डेवलप करते हैं वो हाइब्रिड होता है। और हाइब्रिड्स तो बहुत केस में बने हुए हैं, और मतलब जीव हैं, बहुत से फर्टाइल होते हैं, बहुत से फर्टाइल नहीं होते हैं। एक टिपिकल एग्जांपल हॉर्स एंड डॉन्की, मूल, ये सब है ही हैं। तो ये हाइब्रिड फॉर्म्स हैं उसके। और गणेश जी का सिर जो है वो हाथी का और शरीर
ह्यूमन है तो वो काइमेरा हो। ऐसे ही ग्रीक माइथोलॉजी आपने बताई, तो ग्रीक माइथोलॉजी में भी है कि हॉर्स बॉडी और ह्यूमन हेड। ये इजिप्शियन में है क्लियोपेट्रा वगैरह, जो ह्यूमन हेड और फिश की बॉडी। तो ये सब जो है वो काइमेरिक कंस्ट्रक्ट्स हैं, ये विशुद्ध इमेजिनरी हैं। इनके इस दिशा में प्रयास करना, मैं ये तो नहीं कह सकता कि निरर्थक होगा और असंभव होगा ऐसा कुछ करना, लेकिन क्योंकि साइंस में कुछ असंभव शब्द को वैलिड नहीं मानते हैं तो लेकिन इसकी एक्सट्रीमली लो प्रोबेबिलिटी आप दे सकते हैं, एक्सट्रीमली इन्फिनिटली लो प्रोबेबिलिटी कि ऐसा कुछ हो सकेगा कभी भी, क्योंकि नेचर लगातार सेलेक्ट करती रहती है जेनेटिक कंपैटिबिलिटी। हर स्पीसीज की अपनी जेनेटिक डेफिनेशन भी होती है और वो क्रमशः वेरिएशंस को एक्वायर करती है और विकसित होती रहती है। वो तो अलग धारा हो गई डार्विनिज्म की तरफ। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि वो ये संभव नहीं होता है नॉर्मली कि हम दो स्पीसीज के ऑर्गन्स को एक दूसरे से मिला के एक नया स्पीसीज क्रिएट कर पाए। वैसे आजकल ये जैसे चल रहा है कि ये स्वाइन किडनी को यूज करते हैं ह्यूमन में, तो कभी कभी वो रुक जाता है, तो उसमें एक इम्यूनोलॉजिकल एडेप्टेशन होती है कि हम उसको इम्यूनो रिएक्टिव कम कर देते हैं तो वो दूसरी स्पीसीज में ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो वो भी एक तरह का काइमेरिक कंस्ट्रक्शन ही है और वैसा हो सकता है। लेकिन पूरा का पूरा सिर और जो उसमें सोचने समझने वाला जो सेंट्रल कंट्रोल रूम है वो अलग और शरीर अलग, वो नहीं हो सकेगा हमारी असेसमेंट में। मतलब एक्सट्रीमली लो प्रोबेबिलिटी वाली बात है। दूसरे लोग कुछ कह रहे थे कि हिंदी में विज्ञान लेखन क्यों कम हो गया, उस पे मैं टिप्पणी करना चाहता हूं कि देखिए शुरुआत में हमारी इकोनॉमी और हमारी जीवनचर्या इतनी ज्यादा मार्केट ड्रिवन नहीं थी जितनी क्रमशः होने लगी 60s और 70s के बाद। तो मार्केट ही तय करता है कि कौन सी भाषा इस्तेमाल होगी ज्यादातर कामों में और कौन सी नहीं होगी। हिंदी में कोई कमी नहीं थी भाषा के तौर पे, लेकिन बाजार में संजोग से वो नहीं चल पाई, इसलिए हिंदी में लोगों ने लिखना भी कम कर दिया। लेकिन उसका हमें अफसोस नहीं होना चाहिए। हिंदी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट लिटरेचर है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति हिंदी में लानी चाहिए। हम केवल कहानियां और माइथोलॉजी लिखते रहेंगे तो हमारे पाठक भी उसी तरह से मतलब पढ़ना सोचना समझना करते रहेंगे। हमें हिंदी में हमारे जैसे वर्णमाला हमारी कैसे विकसित हुई है उसको बताना चाहिए। ये कभी नहीं बताया जाता है स्कूलों में और आगे चल के शायद भाषा विज्ञान में कहीं पढ़ाया जाता हो तो हम नहीं जानते हैं। तो भाषाएं कैसे विकसित होती हैं उनका अपना एक साइंटिफिक बेसिस होता है। तो साइंस हर जगह है। साइंस इज ऑल परकोलेटिंग। साइंस इज नॉट लिमिटेड टू फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स। ये समझना चाहिए। हमारी जो जिन धाराओं को हम ह्यूमैनिटीज कह देते हैं उसमें तो इतनी साइंस दबी पड़ी हुई है कि उसको उजागर कम करते हैं हमारे अध्यापक और छात्र भी प्राय। तो ये करना होगा कि साइंस इज परस्यूट ऑफ नॉलेज किसी तरह से भी, चाहे वो सोशियोलॉजी हो, पॉलिटिक्स हो, या लैंग्वेज हो, या इंटरनेशनल इंटरैक्शंस हो, या इस तरह की जो बिहेवियरल एबरेशंस हो, ये क्रिमिनोलॉजी हो, ये सब में साइंस होती है। तो उसको उजागर नहीं हम करते हैं प्राय, इसलिए हम कहते हैं एक धारा साइंस हो गई, एक ह्यूमैनिटीज हो गई। ऐसा कोई विभाजन नहीं है। धीरे धीरे जब लोग सोचने समझने लगेंगे, आर्कियोलॉजी में इतनी ज्यादा साइंस होती है, आर्कियोलॉजी में, पैलियोंटोलॉजी में इतनी ज्यादा साइंस होती है कि उसको शुरू में तो माना ही नहीं गया, लेकिन अब प्राय बहुत से वैज्ञानिक जो है आर्कियोलॉजी और पैलियोंटोलॉजी भी साइंटिफिक टूल्स से करते हैं। तो केवल टूल की बात नहीं है, साइंटिफिक मॉडलिंग भी उसमें होती है और लोग आगे बढ़ते हैं उससे। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं अचानक घुस गया इसमें। हमें तो वैसे ही डर लग रहा था कि पड़ोस से बहुत शोर हो रहा है पड़ोस में हमारे, तो आप लोगों को डिस्टर्ब होगा। मैं यहीं बंद करता हूँ अपनी बात जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर पीके यादव जी।
हम लोग का जो आज का संवाद था वो आपके इंटरवेंशन से और भी ज्यादा समृद्ध हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो गांधीयन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म के तरफ से, ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर की तरफ से मैं रणधीर कुमार गौतम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने अपना कीमती समय GSDS फोरम के वीकली डायलॉग के लिए दिया। खासकर आदरणीय चंद्रभूषण जी, बहुत सारे बच्चे फेसबुक से जुड़े हुए हैं और वो ग्रुप पर कह रहे हैं कि क्या ये किताब उपलब्ध होगा। तो बच्चों, इस किताब को हमने ऑर्डर कर दिया है, 2 या 3 दिन में ये लाइब्रेरी में आ जाएगी। और हम लोग चाहेंगे कि किसी दिन चंद्रभूषण जी को निमंत्रण दे ग्वालियर में और फेस टू फेस विज्ञान के चिंतनशीलता के ऊपर हम लोग विद्यार्थियों के साथ भी संवाद करें। मैं